Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing certain questions for prelims 2021 and EPFO. पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने पॉलिटी पे क्वेश्चंस किए हैं. आज कुछ मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पे करते हैं. एक मिक्स सेट बनाया है मैंने. Let us do certain questions. Hope you are enjoying these questions. These are very informative and useful for your exams. Framed from the very books from where the questions are asked by UPSC or framed by the UPSC. चलिए, पहला क्वेश्चन. In 1897, Chapekar brothers killed British officials, Rand and Iris, who had acted unjustly against Indians during plague epidemic. 1897 में फेमिन पड़ा है, उसी वजह से प्लेग फैला है और बालकृष्ण और दामोदर चापेकर ने रैंड और आयरेस्ट को मार दिया है. दूसरा स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल सच एक्टिविटीज द ब्रिटिश देयर आफ्टर पास्ट एपिडेमिक एक्ट 1897. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो चापेकर बंधुओं ने दे किल्ड रैंड एंड आयरेस्ट, दैट इज करेक्ट. Second statement is not correct because there had been famine conditions in India at that time, and Tilak spoke against the measures undertaken by the government and wrote in his newspaper also, and he was given jail sentence also around this time. So Balkrishnan and Damodar Chapekar, they killed Rand, who was plague commissioner of Pune. ये पूना का प्लेग कमिश्नर था और एपिडेमिक एक्ट पहले पास हो चुका था. एपिडेमिक एक्ट बाद में पास नहीं हुआ है. इन ऑर्डर टू कंट्रोल सच एक्टिविटीज द ब्रिटिश देयरआफ्टर पास. एपिडेमिक एक्ट का मतलब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से नहीं था. ये इसलिए पास किया गया था कि ऑफिसर्स को काफ़ी सारी परमिशंस दे दी गई हैं और गवर्नमेंट काफ़ी सारे एक्शंस ले सकती है ताकि जो प्लेग फैला, एपिडेमिक फैला है, वो कंट्रोल हो सके. इस एक्ट के तहत ही रैंड एंड आयरेस्ट वर वर्किंग, बट दे वर रियली वर्किंग अनजस्टली अगेंस्ट पर्टिकुलरली वीमेन. तो वो जो महिलाओं को घर से निकालते थे, सर्च करते थे कि एपिडेमिक एक्ट के तहत हमको पावर्स है, इसलिए बालकृष्ण दामोदर चापेकर किल्ड रैंड एंड आयरेस्ट. दे बोथ वर हैंग्ड इन 1897. बाद में इनका ब्रदर था वासुदेव चापेकर, उसको भी फांसी दे दी गई थी. तो ऑल द थ्री ब्रदर्स वर किल्ड. वासुदेव चापेकर वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर किलिंग. तो एपिडेमिक एक्ट जो आजकल लागू है कोविड में, इट वॉज पास अराउंड दैट टाइम. इट वॉज अंडर दिस एक्ट दे बोथ वर एक्टिंग. तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है. ए इज द आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा वुड लीड टू निर्वाण. इनमें से कौन सा फॉलो होगा तो बुद्ध के अनुसार निर्वाण मिल जाएगा. परसूट ऑफ अष्टांगिका मार्ग, observance of extreme asceticism and penances, adoration of stu, or unquestioned faith in the divinity of bodhisattva. तो निर्वाण बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब होता है, क्या मतलब होता है निर्वाण का? निर्वाण का मतलब होता है extinguishing of the flame of desires. जो इच्छाओं की ज्वाला जल रही है उसका बुझ जाना, एंड ऑफ डिजायर्स. निर्वाण का मतलब डेथ नहीं होता है, साल्वेशन नहीं होता है. इसका मतलब है इस जिंदगी में ही जीते जी ही इच्छाओं का दमन हो जाना कहलाता है बुद्धिज्म के अनुसार निर्वाण. तो बुद्ध के अनुसार उन्होंने बोला है, इफ यू फॉलो माई अष्टांगिका मार्ग देन देयर विल बी एंड ऑफ सफरिंग. सफरिंग्स का एंड हो जाएगा. तो उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिया है, 8 फोल्ड पाथ दिया है, इससे ही होता है बुद्ध के अनुसार एंड ऑफ सफरिंग्स. उनकी जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, 4 आर्य सत्य हैं, उसमें चौथा है फॉलो अष्टांगिका मार्ग. तो ए इज द आंसर. दीज आर नॉट द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. In Buddhism, Buddha gave 4 noble truths. The world is full of sorrows and all the sorrows are caused by desires. If desires are ended, then there is end of sufferings. And to end desires, do what? Follow my 8-fold path, Ashtangik Marg.
वो बताते हैं। राइटियस कंडक्ट, सही मार्ग पे चलना जरूरी है, जिसको वो मिडिल पाथ भी कहते हैं, मध्यम मार्ग भी कहते हैं। सो दिस इज ए इज द आंसर। विद रेफरेंस टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं समझ लें, वी आर डिस्कसिंग मिक्स्ड पेपर ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। With reference to the British rule in India, consider the following pairs. James Wilson, decipherment of Ashokan edict. अशोक के अभिलेखों को डिसाइफर किया है जेम्स विल्सन ने। एल्फिंस्टन ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट इम्प्लीमेंट किया है। जॉन मार्शल ने इंडस साइट्स का एक्सकेवेशन किया है। विलियम जोन्स ने लॉ कमीशन से संबंध उनका है। इनमें से कौन सा सही मैच्ड नहीं है? जेम्स विल्सन, it was not James Wilson, it was James Prinsep. James Prinsep था. He deciphered the inscriptions of Ashok and said the one who issued these inscriptions was देवनाम पियदसी। देवनाम पियदसी, राजा का नाम देवनाम पियदसी है। बाद में पता लगा ये टाइटल था, अशोक का नाम तो अशोक है, तो देवनाम पियदसी थी। जेम्स प्रिंसेप ही deciphered the inscriptions of Ashok, करेक्ट है। एल्फिंस्टन, तो ये जेम्स विल्सन सही नहीं है, जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स विल्सन नहीं है, ये जेम्स प्रिंसेप है, तो पहला गलत हो जाता है। एल्फिंस्टन इम्प्लीमेंटेड रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन बॉम्बे। बॉम्बे में इसने रैयतवाड़ी सेटलमेंट 1820s में इम्प्लीमेंट किया है, ये सही है। जॉन मार्शल लेड दिस एक्सकेवेशंस ऑफ इंडस साइट्स, ये भी सही है। विलियम जोन्स वॉज नॉट रिलेटेड टू लॉ कमीशन। William Jones founded Asiatic Society of Bengal in 1784। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई है, तो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट करेक्टली मैच्ड। Ashokan edicts were deciphered by James Prinsep. William Jones founded Asiatic Society. Which of the following Buddhist postures is a part of the moment of Buddha's becoming the enlightened one? इनमें से कौन सा पोस्चर है जिसमें बुद्ध को जब साल्वेशन हो रहा है, महापरिनिर्वाण हो रहा है, तो वो कौन सा पोस्चर कहलाता है? वारद मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा या धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा? तो ऑब्वियसली इट वाज भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा है बुद्ध की, व्हेन बुद्ध वाज सिटिंग and his hand was down touching the earth and he said earth is the witness of my becoming what? The enlightened one। बुद्ध शब्द का मतलब होता है the enlightened one। तो भूमि स्पर्श, वो अपने हाथ से भूमि को स्पर्श कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्थ विटनेस है कि मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ है। दिस इज भूमि स्पर्श मुद्रा। अजंता केव्स में ये दिखा रखा है, भूमि स्पर्श मुद्रा। वारद मुद्रा, पोस्चर ऑफ ग्रांटिंग अ विश। अभय मुद्रा, पोस्चर ऑफ फियरलेसनेस विद राइट हैंड रेज्ड अबव शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड प्लेस्ड ऑन थाई। अभय मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, पोस्चर वेयर द बुद्धा टचेस द ग्राउंड अर्थ विद हिज राइट हैंड इंडिकेटिंग द अर्थ एज विटनेस ऑफ हिज एनलाइटनमेंट। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, पोस्चर ऑफ गिविंग फर्स्ट सरमन, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया है तब उनके दोनों हाथ चेस्ट के आसपास हैं, ऐसा लग रहा है वो कुछ घुमा रहे हैं, व्हील ऑफ लॉ घुमा रहे हैं, तो दैट इज धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिवोशनल कंपोजिशंस एंड देयर लैंग्वेजेस। भक्ति पीरियड में हमने बहुत सारे डिवोशनल कंपोजिशंस देखे हैं, उनकी किस भाषा में किए गए हैं? बोरगीत, वाचन, अभंगा एंड तिरमुराई। तो आसाम में बोरगीत कंपोज किए गए थे एंड बोरगीत वर इन असमीज, फर्स्ट का ए हो जाता है। वाचन, लिंगायत जो संप्रदाय था उसके जो कंपोजिशंस हैं वो कन्नड़ में होते हैं। लिंगायत बासावान ने जो लिंगायत संप्रदाय शुरू किया था कर्नाटक में, वो कन्नड़ में है। अभंगा, अभंगे या अभंग जो है डिवोशनल सॉन्ग्स, ये मराठी में होते हैं, जो तुकाराम एंड एकनाथ एंड ऑल दीज सेंट्स कंपोज्ड फॉर द पंढरपुर में जो विठोबा हैं, जो विठोबा गॉड हैं पंढरपुर में, उनके लिए गाए जाते हैं अभंगा। तिरुमुराई जो है ये तमिल में होते हैं। ये शाइव, जो तमिल शाइविज्म है, जो वहाँ का जो भक्ति मूवमेंट था अलवार एंड नयनार, वो कहलाते हैं तिरुमुराई। तो इट इज 1 is E, 2 is D,
3 is C and 4A and E, 1E, C 4B. तो B is the answer. B is the answer जाता है. These were devotional songs. भक्ति मूवमेंट से एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है. आसाम में भक्ति मूवमेंट शंकर देव ने चलाया था, जिससे संबंधित सत्तरिया डांस होता है. In the context of culture of medieval India, consider the following pairs of books and their languages. मेडिवल इंडिया से कल्चर के क्वेश्चन थोड़े टफ आ जाते हैं, कई बार आसान भी आ जाते हैं. तो ये कुछ किताबें हैं. किताबुल हिंद, रहला एंड नूह सिफिर, इनकी भाषा क्या थी? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? किताबुल हिंद लिखी है अल ब्रूनी ने. नॉट इन पर्शियन, इट वाज इन अरेबियन लैंग्वेज, अरबी में लिखी है, अरबी भाषा में, अरेबिक में लिखी है. रहला रिटन बाय this who came in the time of Muhammad bin Tughlaq. Rehla, it is in Arabic. This particular traveler who came from Morocco. Rehla, I am forgetting his name. Rehla. This Ibn Battuta. It was Ibn Battuta. Just स्नैप मेमोरी लॉस हो जाता है. केवल इब्न बतूता, ही रोट अ बुक कॉल्ड रहला ट्रैवलॉग, अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स इन इंडिया, भारत में मेरे यात्राओं का विवरण. ये अरेबिक में है. किताबुल हिंद भी अरेबिक में है. नूह सिफिर ये पर्शियन में है. ये लिखी है अमीर खुसरो ने. नूह सिफिर अरबी भाषा में है. नूह सिफिर इट इज इन पर्शियन, नॉट उर्दू. नूह सिफिर, 9 आसमान, जिसमें वो भारत के बारे में लिखते हैं. 9 आसमान. तो ओनली सेकंड इज करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट करेक्टली मैच्ड. सी इज द आंसर. द होम रूल मूवमेंट 1916-17 was organized by कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टुगेदर. होम रूल मूवमेंट दोनों संस्थाओं ने साथ मिलकर चलाया था. पहला स्टेटमेंट, गांधी जी प्लेड एन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट. सो बताइए, दोनों गलत हैं. इट वॉज लेड बाई तिलक एंड एनी बेसेंट. Besant wanted Congress to lead this movement in 1914. She suggested and gave the idea of launching Home Rule movement, but at that time Congress rejected the idea. So she said, I give you 1 year's ultimatum. If you start the movement, well and good. Otherwise, I would start it on my own. Tilak also was released by that time, and Tilak was also there. So Tilak and Annie Besant individually, they together joined and organized this movement. It was not the movement of Congress or Muslim League together. गांधी जी डिड नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल इन द मूवमेंट. गांधी जी ने कोई रोल प्ले नहीं किया है इसमें. थोड़ा बहुत एनी बेसेंट की जब अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने कुछ कंपेन चलाया है, पैम्फलेट कंपेन चलाया है. इससे ज्यादा उनका कोई बहुत रोल नहीं है. तो दोनों ही गलत हो जाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डांडी मार्च. डांडी मार्च के बारे में. डांडी मार्च 1930 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नॉन इंक्लूजन ऑफ इंडियन डेलीगेट्स इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, अब इंडियंस को नहीं बुलाया गया है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसलिए गांधी जी ने डांडी मार्च अंडरटेक की है. ऑब्वियसली नो. द डांडी मार्च वाज फॉलोड बाय सिमिलर सॉल्ट मार्चेस थ्रू आउट इंडिया बाय गांधी जी. यहाँ सिली मिस्टेक नहीं होगी, लास्ट में गांधी जी लिख दिया है मैंने. अगर ये यहीं होता, यहीं तक रोक देते हम, तो स्टेटमेंट सही हो जाता. लास्ट में गांधी जी ऐड कर दिया है. तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था. सॉल्ट मार्चेस तो हुई हैं भारत में, बट गांधी जी could not lead a march after Dandi march. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है. तो both are wrong, दोनों ही गलत हैं. तो डांडी मार्च was organized when राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लेने से मना कर दिया है कांग्रेस ने, खुद ही नहीं गए हैं. British wanted Congress to become part of. Besides Congress, many other Indian parties participated in the round table conference. It was against salt law. तो दिस बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत है. ठीक है, दिस इज द आंसर. यू कैन रीड इट. द सूरत स्प्लिट 1907. 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुई थी कांग्रेस में, वो क्या थी? मार्जिन में बहुत आंसर बनाए हैं. आइडियोलॉजिकल डिवाइड अमंग लीडर्स विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्या कांग्रेस के लीडर्स में ये कुछ वैचारिक मतभेद था, या
ऑर्गेनाइजेशनल स्प्लिट विद इन द कांग्रेस विद एन ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन, या कांग्रेस टूट गई थी और दूसरा संस्था बन गई थी, या एक्सपल्शन ऑफ बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम कांग्रेस एज ही डिड नॉट सपोर्ट द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, क्या ये था, या एक्सपल्शन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर फ्रॉम द कांग्रेस? इनमें कौन सा सही आंसर है? Obviously, D is the answer. After when in the Surat session, there took place some violence in the session. So after session was over, in April 1908, it was decided that all the extremist groups should be expelled from Congress. तो सभी extremist group को कांग्रेस से निकाला जाना कहलाता है सूरत स्प्लिट। कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी और ये वैचारिक मतभेद चल तो रहा था, बट इसका संबंध सूरत स्प्लिट, ये इसका मीनिंग नहीं है। The answer is D. Next, the Rowlatt Satyagraha was organized against the legal measures to cut the right of Indians to seek fair justice. Rowlatt सत्याग्रह शुरू हुआ था इसलिए कि इंडियंस को जो फेयर जस्टिस है वो सीख करने दिया जाए, और रॉलेट कानून के तहत ऐसा नहीं किया गया था। अगर रॉलेट कानून में बुक किया जाएगा तो स्पेशल ट्रिब्यूनल के द्वारा उसका फैसला होगा और कोर्ट के सामने उपस्थित होने की परमिशन नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि ये इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द लीगल मेजर्स टू कट द राइट ऑफ इंडियंस टू सीक फेयर जस्टिस। दूसरा स्टेटमेंट, द सत्याग्रह बिकेम सिग्निफिकेंट इन इट्स इफेक्ट्स एज द मासेस वेल ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल एक्सपोज द ब्रूटल ब्रिटिश रिजीम। सत्याग्रह सिग्निफिकेंट इसलिए हुआ कि मासेस ने नॉन वायलेंस फॉलो किया और अंग्रेजों की ब्रूटैलिटी को एक्सपोज कर दिया। इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये तो सही है कि इट वॉज अगेंस्ट द लॉ पास बाय द ब्रिटिश विच डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ओब्वियसली मीन्स इंडियंस वर डिनाइड फेयर जस्टिस। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सत्याग्रह नॉन वायलेंट नहीं रहा, ये वायलेंट हो गया था। एज यू नो, जलियांवाला बाग एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड व्हिच वर वायलेंट इन नेचर। तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है, हेंस ए इज द आंसर। इस रॉलेट लॉ का नाम एक्चुअल नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, ये इसका रॉलेट रियल नाम था। वैसे इसको रॉलेट कमेटी या सिडनी रॉलेट कमेटी ने लिखा था, तो जनरल नाम हो गया रॉलेट एक्ट। ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चरल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल एज, द टर्म हिंसा वॉज नोन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, जो भारत का योगदान है दुनिया को कल्चर के क्षेत्र में, उसमें हिंसा शब्द किस संदर्भ में जाना जाता है? भारतीय लिपि के बारे में, भारतीय मसालों के बारे में, भारतीय कॉटन के बारे में, या भारतीय नंबरों के बारे में? ओब्वियसली हिंसा इज इंडियन न्यूमरल्स। अरबी वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में इनको बोला गया हिंसा। भारत से बहुत सारी किताबें अरब वर्ल्ड गई 7th-8th सेंचुरी में, और यहाँ से ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुट सिद्धांत भी गई है। ब्रह्मगुप्त एक एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट थे इन द लेट एंशिएंट इंडिया, और वहां पर जो नंबर सिस्टम भारत का 1 2 3 है, उसे उन्होंने इंडियन न्यूमरल्स को हिंसा बोला है। तो हिंसा इज इंडियन न्यूमरल्स 1 2 3, तो दिस इज इंडियन न्यूमरल्स। अरबी वर्ड में इसको हिंसा, अरब वर्ड में इसे बोला गया है इस तरीके से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उपनिषद। अकॉर्डिंग टू अर्ली उपनिषद्स, द सेल्फ इज आइडेंटिकल विद द सुप्रीम सोल। उपनिषदों के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, बोथ बीइंग एट्रीब्यूटलेस, क्योंकि दोनों ही फॉर्मलेस हैं, और अनचेंजिंग एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, दूसरा स्टेटमेंट है। ना आत्मा की कोई शेप है, ना परमात्मा की शेप है, इसलिए वो नश्वर नहीं है, न डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और अनचेंजिंग हैं। द फिलोसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू देम वाइसेस सो अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस बर्थ में जो वाइसेस या पाप हमने कमाए हैं, दे आर एग्जॉस्टेड बाय प्रेइंग टू गॉड्स विद एलेबोरेट रिचुअल्स एंड रिसाइटल ऑफ हिम्स। इस जन्म में हम पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो सकते हैं यदि हम कर्म कांडीय धर्म और प्रार्थनाएं करें, हिम्स वगैरह गाएं। इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑब्वियसली 1 and 2 आर करेक्ट। आत्मा परमात्मा आइडेंटिकल है उपनिषद के अनुसार, और दोनों ही अनचेंजिंग और इंडिस्ट्रक्टिबल हैं। लेकिन उपनिषद ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करता है, ये अलाउ होता है, और मतलब पुनर्जन्म होता है, और कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। और उपनिषद ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज पे चलता है, पाथ ऑफ कर्मा पे नहीं चलता, इसलिए यहाँ कर्म कांडीय धर्म का कोई रिकॉग्निशन
एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। तो थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट करेक्ट, फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट। नेक्स्ट, बुद्धा explicitly denied the existence of God, whereas in Jainism, God existed and manifested attributes through jina. बुद्ध ने साफ साफ बोला है कि गॉड नहीं होते हैं, एक्सप्लिसिटली, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। उधर जिन जैनिज्म में बोला जाता है गॉड होते तो हैं और जिन के थ्रू अपने एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल should precede liberation in Jainism, whereas in Buddhism, righteous conduct is emphasized for end of sufferings. जैनिज्म में बोला गया है जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी, प्योर नहीं होगी, तब तक उसका सैल्वेशन नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं अगर सफरिंग्स को एंड करना है तो राइटियस कंडक्ट पे चलना जरूरी है। तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही गया। जब तक आत्मा प्योर नहीं होगी, जैनिज्म में बोला जाता है, तब तक उस आत्मा का यहाँ से जाना नहीं होगा। और बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग फॉलो करोगे तो दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बुद्ध ने गॉड की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लिसिटली डिनाई नहीं किया, ही वाज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु कैन नॉट कमिट वेदर देयर इज गॉड और नॉट। मतलब बुद्ध ने कभी इसका आंसर नहीं दिया कि गॉड है या नहीं है। और जैनिज्म में गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, बट अगर कहते हैं गॉड होते नहीं है, होते हैं तो पहले आते हैं जिन, पहले जिन आते हैं। तो वो इनकी ये कहना है कि जिन के थ्रू गॉड आते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। बुद्ध ने कभी गॉड के होने ना होने की बात साफ साफ नहीं कही है। जैनिज्म में भी गॉड को नहीं मानते, बट कहते हैं एज पर एनसीईआरटी देयर इज नो गॉड, इफ देयर इज देन फर्स्ट कम्स जिन। जिन माने होता है कॉन्करर, विजय प्राप्त करने वाला, और जिन के फॉलोवर कहलाते हैं जैनिज्म। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। The city was named after the title of a great king। अब ये कुछ लाइनें एक शहर के बारे में, एक राजा के नाम के पर ये शहर का नाम रखा गया है, टाइटल के बेस पर। इट हैज क्लस्टर ऑफ मोनोलिथिक टेम्पल्स। द थीम ऑफ वन ऑफ द संस्कृत ड्रामा हैज बीन स्कल्प्टेड ऑन द रॉक सरफेस हियर। किस शहर की बात हो रही है? एक राजा का टाइटल इस शहर का नाम बन गया, और यहाँ पर मोनोलिथिक टेम्पल से, एक ही पत्थर से बने हुए, एक ही पत्थर को तराश के टेम्पल बनाए गए हैं, और एक संस्कृत ड्रामा का यहाँ पर स्कल्पचर बनाया गया है। तो आंसर इज मामल्लपुरम, जो महाबलीपुरम है। महाबली नरसिंह वर्मन का टाइटल था महामल्ल, ग्रेट रेसलर, तो उसने शहर बनाया था महाबलीपुरम। यहीं पर रथ टेम्पल्स बने हुए हैं जो कि नरसिंह वर्मन वन पल्लव ने बनवाए हैं, पल्लव डायनेस्टी का राजा था ये। और रथ टेम्पल्स, और यहीं पर एक पत्थर की शिला पर जो है वो एक यहाँ पर द डिसेंट ऑफ गेंजेस एक वो बनी हुई है, अब स्कल्पचर बनाया गया है। किरत अर्जुनीय नाम की किताब है, भारवी की संस्कृत ड्रामा है, उसको स्कल्पचर यहाँ दिखाया गया है कि अर्जुन इस तपस्या कर रहे हैं और शिव से पशुपात अस्त्र हासिल कर लेते हैं। तो अर्जुन और लॉर्ड शिव को यहाँ दिखाया गया है। एक क्रेविस बनी हुई है, दरार, उसे डिसेंट ऑफ गेंजेस भी कह देते हैं या अर्जुनास पेनेंस भी कह देते हैं। तो ये दोनों ही स्कल्पचर का नाम है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पाई जाती हैं, हेंस डी इज द आंसर, महाबलीपुरम। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन द लिटरेचर। यव, यवना, यवानिका, यवन प्रिय, इनमें क्या है बताना है आपको। एंशियंट इंडिया कंटेक्स्ट में शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। यव फूड ग्रेन्स, बार्ले को यव कहते हैं ऋग्वेद में। यवन पीपुल, जो फॉरेनर्स थे उन्हें संस्कृत लिटरेचर में फॉरेनर्स को यवन कहा गया है। यवनिका जो कर्टेन होता है थिएटर में, यवनिका ऑब्जेक्ट यूज इन परफॉर्मिंग आर्ट, थिएटर में जो कर्टेन होता है उसे यवनिका कहते हैं, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस है। यवन प्रिय स्पाइसेस, यहाँ से जो काली मिर्च जाती थी, ब्लैक पेपर, उसे यवन प्रिय कहा गया है, ब्लैक पेपर लिटरेचर में। हेंस इट इज लाइक दिस, फर्स्ट का डी, सेकंड यवन इज सी, सेकंड का सी, यवनिका इज बी, थर्ड का बी, तो ए इज द आंसर, ए आंसर हो जाता है। इसका मैच मैंने कर दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास्ड अ रेजोल्यूशन फ्रॉम बारदोली इन 1922
1922 में कांग्रेस ने बारदोली रिजोल्यूशन पास किया है और इस रिजोल्यूशन का मतलब डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट हैड बीन इंक्रीज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया है, इसलिए उन्होंने पास किया है। पहला स्टेटमेंट सही है। 1922 में चौरी चौरा कांड होने के बाद कांग्रेस की CWC ने वहां से बैठ के एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हम NCM को वापस लेते हैं। इसका संबंध कुछ इससे नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ा दिया गया है, इसके अगेंस्ट पास किया है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। बारदोली रेजोल्यूशन इसे कहा जाता है। आगे चल के 1928 में बारदोली सत्याग्रह होगा, वो रेवेन्यू के अगेंस्ट होगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। द मैक्सफेल्ड ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू। 1928 में मैक्सफेल्ड ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी क्यों बनी है? 28-29 में बताइए क्यों बनी है? रेवेन्यू इश्यू इन बारदोली, मेरठ ट्रायल्स अगेंस्ट कम्युनिस्ट लीडर्स, असेंबली बॉम्ब केस इन्वॉल्विंग भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, या पुलिस एट्रोसिटीज ड्यूरिंग साइमन कमीशन एजिटेशन। आसान सा है, आप बता देंगे। इट इज रेवेन्यू इशू इन बारदोली। मैक्सफेल्ड ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी ने बताया है कि जो रेवेन्यू बढ़ा दिया है बॉम्बे गवर्नमेंट ने, ये ज्यादा है, इसे कम कर दिया जाए। 22% बढ़ाया है, इसे 6% कर दिया जाए। तो इट वॉज रिलेटेड टू रेवेन्यू इशू इन बारदोली। द मोपलाहा रिवोल्ट 1921 was specifically, it was what? It was a peasant movement, workers movement, religious reformation movement या प्रो खिलाफत एजुटेशन ओनली? बताइए। मोपलाहा, जो केरल में मुस्लिम्स रहते थे उन्हें मोपलाहा कहते थे। तो मोपला मूवमेंट बेसिकली इनिशियली इट वाज अ पीजेंट मूवमेंट, ये किसानों का मूवमेंट था जमींदारों के खिलाफ। बाद में हिंदू मुस्लिम टेनर मतलब ले गया था, उसका कलर ले गया था। तो इट वाज बेसिकली अ पीजेंट मूवमेंट। तो इट इज द आंसर। Who of the following leaders were not part of Quit India Movement 1942? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के पार्टी में कौन कौन नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण। बताइए। सुभाष चंद्र बोस had left India in 1941. He escaped from India, so it is not correct. Rajgopalachari was not in favor of launching Quit India Movement and he left Congress before the launch of Quit India Movement. So he was not part of Quit India. He was against launching Quit India Movement. He wanted some constitutional solution to the problem that had been going on. Jayaprakash Narayan took active part in the Quit India Movement. So first and second was not part of, they were not part of Quit India Movement. स्वराज पार्टी के बारे में स्टेटमेंट्स। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस का एक कुछ कांग्रेस में ही कुछ लोगों ने इसे बनाया था। सेकंड, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट्स लीडर्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम कांग्रेस। इसके बनने के बाद जब उन्होंने बना लिया है तो उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, स्वराज पार्टी वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग वन ऑफ इट्स मेंबर्स इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925। स्वराज पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है और वो सक्सेसफुल हुई है अपने लीडर को लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में। तो थर्ड तो बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। स्वराज पार्टी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मिलकर बनाई है, लेकिन ये कांग्रेस में ही रही, किसी को इससे बाहर नहीं निकाला गया था। स्वराज पार्टी रिमेन्ड पार्ट ऑफ कांग्रेस। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए फैक्शन ऑफ कांग्रेस, तो इट वाज नॉट आउट ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस का पार्ट ही रही। बात चल रही थी कि जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं 1923 के, उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये कांग्रेस का ही पार्ट रही थी। और गांधी जी ने 1924 में बोला है स्वराज पार्टी हमारा पॉलिटिकल फेस है, पॉलिटिकल विंग है। पहला और 3 करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग एफिलिएशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द फ्रेंच वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड द सब्सिडियरी अलायंस। वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस साइन कराया था राज्यों से, और एक वजह यह थी कि बहुत से राज्य फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाते जा रहे थे। अपने राज्यों में फ्रांसीसी सैनिकों को भर्ती कर रहे थे, ऑफिसर्स को भर्ती कर रहे थे, और ज्यादा हो रहा था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक फैक्टर था अलायंस साइन करवाने का। दूसरा, बाय साइनिंग दिस अलायंस विद इंडियन स्टेट्स वेलेस्ली ऑब्टेन्ड देयर विलिंग सपोर्ट अगेंस्ट द फ्रेंच। उनसे साइन कराकर उसने उनका विलिंग सपोर्ट ऑब्टेन किया था, ये गलत है। इट वाज नॉट विलिंग सपोर्ट, ही इम्पोज्ड दिस ट्रीटी ऑन इंडियन स्टेट्स। दे नेवर विलिंगली साइंड सब्सिडियरी अलायंस। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। ए इज द आंसर। नेक्स्ट, after few years of implementation of permanent settlement in Bengal, nearly half of the zamindari lands were put on sale. परमानेंट सेटलमेंट लागू होने के कुछ ही समय बाद आधी जमींदारी जो लैंड्स थी वो बेच दी गई थी। पहला स्टेटमेंट सही है।
This sale of land resulted from the migration of landlords to urban areas due to peasant revolt. और हुआ इसकी वजह ये बताई जा रही है इस क्वेश्चन में कि ये लैंड इसलिए बेची गई थी कि जमींदार पीजेंट रिवोल्ट्स की वजह से जमीन बेच के कलकत्ता चले गए थे और शहरों की तरफ चले गए थे। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जमींदार जो उसमें पैसा लिया जाता था वो इतना हाई था कि दे नहीं पा रहे थे, इसलिए उनका ऑक्शन हो जाया करता था। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि आधी जमींदारी की जमीनें बिक गई थी बिकॉज दे वर अनेबल टू पे द हाई रेट ऑफ रेवेन्यू। बट ये भी सही है कि वो शहरों में जाके रहने लगे थे, बट इट वाज नॉट बिकॉज कि पीजेंट का रिवोल्ट हो गया इसलिए चले गए थे। वो अपनी जमीन का मैनेजमेंट नीचे के लोगों को देकर शहरों में लग्जूरियस लाइफ जीने लगे थे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। और भले ही हमें कम मिले बट वी शुड लिव इन कैलकाटा और अपनी जमीन को, और यू शुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम हियर, इतने में से इतना हमको दे देना, इतना आप रख लेना। दिस वे ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज्ड टू वर्क। जो जमींदार नहीं दे पा रहे हैं उनकी जमींदारी बिक जाया करती थी, तो इसलिए ये सेल हो गई थी। Here is the answer. Downward filtration theory of the British in India was related to what? Delegation of powers to local self-government, English education, revenue collected from zamindars, or none of the above. Downward filtration theory was related to English education. बोला है मैकॉले ने कि let us teach some Indians English, in turn they will teach others Indians English. हम कुछ इंडियंस को इंग्लिश पढ़ा देते हैं, बाकियों को वो पढ़ा देंगे। तो दिस वे आवर लैंग्वेज विल फिल्टर डाउन द मासेस। इंग्लिश एजुकेशन, इट वाज रिलेटेड टू इंग्लिश एजुकेशन। 1835 में इसी बेस पे भारत में शुरू हुई थी इंग्लिश एजुकेशन बिकॉज ऑफ टीवी मैकॉले। मैकॉलेज मिनट्स ऑन एजुकेशन रिपोर्ट का नाम था। In March 1931, Gandhi Irwin talks were held to discuss the agenda of second round table conference. 1931 में मार्च गांधी इरविन टॉक्स हुई हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या चर्चा होगी इसके ऊपर? गलत है। द टॉक्स एंडेड इन ए फेल्योर एज द एग्रीमेंट अराइव्ड एट द मीटिंग वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। गांधी इरविन टॉक्स हुई हैं जिसमें मुद्दा ये नहीं है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होना है, मुद्दा ये है कि गांधी जी सीडीएम वापस लेंगे और गांधी जी ने अपनी शर्तें रखी हैं कि लोगों को रिहा किया जाए, उनकी ज़मीन वापस की जाए, सॉल्ट बनाने की अनुमति दी जाए, इस तरीके की उन्होंने फरमाइशें रखी हैं। तो ये इससे नहीं था कि सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस होगा, ये डिस्कस करने के लिए था। तो पहला गलत हो जाता है और टॉक्स फेल्योर नहीं होती हैं। इसी टॉक्स के बेस पे फिर कांग्रेस वॉज रेडी टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड इज रॉन्ग। गांधी इरविन टॉक्स वॉज द फर्स्ट इवेंट दैट टुक प्लेस इन राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में होने वाला पहला पॉलिटिकल इवेंट वाज गांधी इरविन टॉक्स 20 फरवरी 1931 से 5 मार्च 1931। इरविन was the first viceroy who lived in राष्ट्रपति भवन। Which of the following was the main issue against which गांधी जी supported the cause of workers during अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक? 1918 में अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक हुई है। इनमें से कौन सी इशू थी जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने सपोर्ट किया है मिल वर्कर्स को? क्या वर्कर्स को कंसिस्टेंटली लो वेजेस पे किए जा रहे थे इसलिए हुई थी ये स्ट्राइक? पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इनसिक्योर्ड वर्किंग कंडीशंस इन द फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक। उन दिनों 1918 का समय है तो स्पेनिश प्लेग फैला है जैसे आज चल रहा है, तो क्या ये वजह थी? दूसरा, विड्रॉवल ऑफ एनुअल बोनस बाय द कंपनीज टू डिक्लाइन इन ट्रेड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर कंडीशंस, या वर्कर्स का प्लेग बोनस वापस ले लिया गया है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में काफी गिरावट आई है वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस की वजह से, या नन ऑफ द अबव? बताइए। तो आप बता देंगे इसका आंसर डी है। ये वजह नहीं है इसकी। वर्कर्स का प्लेग बोनस उनको दिया गया था लेकिन वापस लेने की वजह ये नहीं थी कि वर्ल्ड वॉर में कंडीशंस कम, वर्ल्ड वॉर की वजह से महंगा ट्रेड कम हो गया है। वजह ये थी कि जब प्लेग वगैरह कंट्रोल हो गया है तो अहमदाबाद के मिल मालिकों ने कहा है कि प्लेग बोनस आपको दिया गया था टेम्परेरी मेजर के तौर पे, अब चूंकि हालात ठीक है तो आपका प्लेग बोनस वापस लिया जाता है। इसलिए इसका आंसर डी है। ठीक है, सी नहीं है। सी में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डी इज द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये क्वेश्चंस हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के हमने किए हैं। होप यू एंजॉयड द क्वेश्चंस। Very, very important informative questions. Do solve them again and again. Thanks a lot for watching this.